नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए हमारे देश में चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और ये 2011 से मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। जो आपके राज्य में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच, प्रधानी के, नगर पंचायत, नगर पालिका, तो ये सब के लिए आप देखते हैं कि हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है, उसी के द्वारा करवाए जाते हैं। अब आप देखिए आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। शहजादे बोल रहे हैं माओवादी भाषा, ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। और नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, और जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। तो वहीं से निकला था ये माओवाद, भी उसी को कहते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि नेताओं का है और आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। अनचाही कॉल रोकने को शुरू होगा सी नैप का पायलट प्रोजेक्ट। अनचाही कॉल से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और जल्द ही कॉलर नेम प्रेजेंटेशन का प्राइवेट पायलट आप देखिए प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस प्रकार की कॉल को रोकने के लिए सरकार भारी जुर्माने के प्रावधान करने की तैयारी है। अब आपसे पूछ लेगा या आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है कि सी नेप जो पायलट प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है? तो अनचाही कॉल को रोकने के लिए। ठीक है। शक्ति के बाद आप देखिए गंगोत्री यमुनोत्री में हालात कुछ सुधरे। चारधाम यात्रा व्यवस्था में आप देख रहे हैं ना, और आप देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की शक्ति और निरंतर निगरानी के बाद उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रविवार को गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। दोनों धाम को जोड़ने वाली राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर लौट आई। हालांकि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भीड़ बरकरार है। आयकर रिटर्न भरने से पहले जांच ले। एआईएस आयकर रिटर्न भरने से पहले अपना वार्षिक सूचना विवरण जरूर चेक कर ले और उसमें कोई गलती हो तो इनकम टैक्स विभाग को फीडबैक दे ताकि उसे विभाग सुधार सके। और एआईएस में वैसे सभी वित्तीय लेन देन का विवरण होता है जिस पर टैक्स लिया जाता है। ये आप देखिए ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से टकराया। राष्ट्रपति रईस की हालत को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री व पूर्व अजरबैजान प्रांत के गवर्नर भी मौजूद थे और कई लोग ऐसे साजिश भी बता रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इजराइल के खिलाफ है ना ईरान, ये है ईरान, इसी की बात हो रही है। देख लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है। चाबहार पोर्ट का निर्माण भी हम लोगों ने यहाँ किया है ना। ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। भूमध्य सागर, ये आप देखिए लाल सागर है। ये फारस की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने गोपी थोटाकुरा। ये गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। उद्यमी और पायलट गोपी ने रविवार को ब्लू ओरिजिन
के प्राइवेट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी और गोपी को 5 अन्य सहयोगियों के साथ न्यू शेपर्ड 25 मिशन के लिए चुना गया था और वह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए हैं, ये भी याद रखिएगा। पहले कौन थे ये आप लोग बताइए। आज पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दूसरे तो ये हैं, अच्छी बात है। संसद की सुरक्षा आज से CISF के हवाले। CRPF के 1400 से अधिक कर्मचारियों के हटने के बाद सोमवार को से संसद की सुरक्षा पूरी तरह से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हवाले होगी और इसके 3300 से अधिक कर्मी आतंकवाद विरोधी तथा अन्य सुरक्षा दायित्वों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेंगे। सुरक्षा के लिए CISF के कुल 3317 कर्मियों को शामिल किया जा रहा है। ये आप देखिए, सात्विक चिराग ने जीता थाईलैंड ओपन खिताब। 2 खिताब इस बार सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। इससे पहले वो मार्च में भारतीय जोड़ी ने जीता था फ्रेंच ओपन, ये भी याद रखिएगा। कमजोर अल नीनो ने बढ़ाया उत्तर भारत का तापमान। पाकिस्तान व अफगानिस्तान से भारत की ओर आने वाली गर्म हवा ने भी बड़ा फर्क डाला। उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अभी हफ्ते तक प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। दिल्ली में सर्वाधिक, नजफगढ़ में 40 डिग्री से ऊपर, हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों पर भी तापमान रहा। अब देखिए, गर्मी का मौसम है। ये खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई है और यहाँ के मुख्यमंत्री की आप देखते हैं कि दिन बुरे ही चल रहे हैं, यही कहिए आप लोग। आयुष्मान लाभार्थी संग डॉक्टर की फोटो होगी अपलोड। फोटो अपलोड होने पर नहीं जारी होगा इलाज का बजट। योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जारी की गई एक गाइडलाइन। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है और सिविल लगाकर बनाए जाते हैं गोल्डन कार्ड। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्ड विहीन परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सिविल लगाया जाता है और योजना से संबंधित अस्पताल जन सेवा केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। यह कार्ड निःशुल्क बनाए जाते हैं। कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पंजिका की नकल व प्रधानमंत्री का पता होना चाहिए। और आप देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना, आर्थिक जनगणना के अनुसार चयनित पात्रों, पंजीकृत श्रमिकों और अंत्योदय योजना कार्ड धारकों को आप देखते हैं कि योजना का लाभ मिल सकता है। यदि किसी के नाम का आयुष्मान कार्ड किसी कारणवश किसी और नाम से जारी है गया तो चिंता की जरूरत नहीं है। टोल फ्री नंबर 1800 है या फिर आप देखिए 14555 3 टाइम 5 है। एक बार फिर हिंदी में सुन लीजिए, 1800 4 बार 4 है या फिर आप देखिए 14555। इस पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। देखिए, आयुष्मान योजना की बात करें और तो इस तरह की योजनाओं के बारे में याद रखा करिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस पूछ ही जाते हैं। क्या क्या लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। तो 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। 59.77% मतदाता थे देश में 30 से आप देखिए 59 वर्ष के 2019 के लोकसभा चुनाव में। दमन बदुई में इस आयु वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत सबसे कम 49.59% था। बाकी आप देखिए, ये राजनीति की बातें हो रही, खूब चल रही हैं। राजनीतिक महाशक्ति है ना, अभी माहौल चल रहा है, मौसम कह लीजिए आप लोग। अभी तो आप लोग भी नेताओं के दर्शन कर लीजिए क्योंकि इसके बाद 5 साल तक गायब रहेंगे। 5 साल तक आपको दर्शन नहीं देंगे अपने। चलिए, बाकी चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब कौन नेता क्या बोल रहा है ये मुझे लगता है कि आज जरूरी नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि
नेता नैतिकता अपनी खो चुकी है, जो कुछ भी बोल दे रहे हैं। एक खडूर साहिब अलगाववाद के जहर को खत्म कर रहे हैं, देशभक्ति की सोच की लहर। ये आप देखते हैं सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी का 550 वर्षीय प्रकाश महोत्सव मनाने के इरादे से पदम श्री संत बाबा सेवा सिंह ने एक दशक पहले सीमावर्ती संसदीय क्षेत्र खडूर साहिब में निशान ए सिक्की प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसकी अब कोपले फूटने लगी एक तरह से। और इस संस्थान की मदद से इस धरती ने कुछ ही वर्षों में नेशनल डिफेंस अकादमी से लेकर पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों में सैकड़ों युवाओं को देश की रक्षा और सेवा के लिए भेजा है। अच्छी पहल है। हिंदू महिला उत्तराधिकार को अविभाजित परिवार की संपत्ति पर कब्जा जरूरी है। ए पूर्ण स्वामित्व के दावे के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला ने वह संपत्ति अर्जित की हो। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये मामला क्या है पूरा? तो किशन लाल के दो बच्चे थे, मंगीलाल और माधोलाल। मंगीलाल की 1912 में मृत्यु हो गई। उसका बेटा था कुंवर लाल, जबकि माधोलाल का कोई बच्चा नहीं था और उसकी 1929 में मृत्यु हो गई। माधोलाल की पत्नी नंद कुंवरबाई ने पति की मृत्यु के 30 साल बाद 1959 में कैलाश चंद्र को गोद लिया। कुंवरलाल ने 1949 में वसीयत के जरिए परिवार की संपत्ति बेटे मुकुटलाल को दे दी। 1958 में नंद कुंवरबाई ने अदालत में दीवानी वाद दाखिल कर संपत्ति पर मालिकाना हक व कब्जे का दावा किया। उनका कहना था कि संपत्ति अविभाजित हिंदू परिवार की है, इसलिए मुकुटलाल का वसीयत के मार्फत संपत्ति पर हक नहीं है। दीवानी अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया और माना कि संपत्ति में नंद कुंवरबाई को भी भरण पोषण पाने का हक है। कैलाश चंद्र ने 1979 में रेवेन्यू सूट दाखिल कर आप देखिए उत्तराधिकार के तहत पूर्ण स्वामित्व का दावा करते हुए संपत्ति का विभाजन मांगा और यही मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। तो उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसमें कैलाश चंद्र ने अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति की पर धारा 14(1) के तहत नंद कुंवरबाई के उत्तराधिकार को लागू कराने के लिए रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। सोचिए कितना पुराना मामला चल रहा है। ये जयदेव सांसद आप देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ये आप देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं। इन पर आप देखते हैं महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोप लगे ना, कई वीडियो इनके वायरल हुए थे। संसद की सुरक्षा आज से CRPF की जगह आप देखिए बताया ना आप लोगों को CISF करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने निकोबार द्वीप पर दी दस्तक और दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आप देखिए अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में भी पहुंचा मानसून। IMD ने मानसून के 31 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। देख लीजिए, इसकी बात हो रही है। यहाँ से आता है ना अरब सागर, ये आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। रानीखेत के नाम पर रखे बीमारी के नाम को बदलने के आदेश। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रानीखेत पर रखे गए बीमारी के नाम को बदलने का आदेश दिया है। और रानीखेत निवासी सतीश जोशी ने जनहित याचिका में बताया था सुरम्य हिल स्टेशन की प्रतिष्ठा रानीखेत रोग नामक वायरल
बीमारी से जुड़ी है। यह बीमारी पक्षियों मुर्गियों को प्रभावित करती है। और खंडपीठ ने प्राकृतिक वैभव व ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध रानीखेत के पर्यटन पर बीमारी के नाम के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। अल्मोड़ा से 50 किलोमीटर दूर रानीखेत में स्थित छावनी स्वास्थ्यप्रद, जलवायु मनोरम, हिमालय के दृश्य व सुखदायक और प्रदूषण मुक्त हरियाली सभी को आकर्षित करता है। नए आपराधिक कानूनों की चुनौती, आज सुनवाई करेगा सुप्रीम। नए कानूनों के खिलाफ क्रियान्वयन पर रोक लगाने का किया गया था अनुरोध। संसद में विपक्षी सदस्यों के निलंबित होने का दिया गया इसमें हवाला। जो नए कानून आए हुए हैं ना, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, तो उन्हीं की बात हो रही। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और तीनों इनकी जगह लेंगे, वो तीनों नए जो कानून है। चाबार बंदरगाह क्षेत्र में ईरान को चाहिए भारत से कुछ निवेश। ईरान राजनयिक ने कहा कि ये दोनों देशों के रिश्ते के लिए टर्निंग पॉइंट भी है। तो उसी को लेकर बातें हो रही ना, चाबार पोर्ट पर हम लोग का इस समझौते में आप देखते हैं, अगर बात करें 13 मई को भारत ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ईरानी बंदरगाह चाबार के संचालन का 10 साल का करार किया। इससे भारत को मध्य एशिया में कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी। इस सौदे पर इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने दस्तखत किए हैं। और इस समझौते ने 2016 के समझौते का स्थान लिया है, जो चाबार पोर्ट के शाहिद बहस्ती टर्मिनल के संचालन का जिम्मा था। इसका सालाना नवीकरण होता है। बैक्टीरिया से कचरा निपटान संघ बिजली व हाइड्रोजन उत्पादन, IIT BHU के विज्ञानियों ने तैयार किया माइक्रोबियल फ्यूल सेल और सामान्य बैटरी में किया जाएगा उपयोग। फ्यूल सेल है प्रकृति आधारित प्रक्रिया, कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है, अच्छी पहल है। अब देखिए मतदान का गणित, 69.16% मतदान हुआ चौथे चरण में। अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार 2019 के चौथे चरण की तुलना में मतदान का प्रतिशत 3.65% अधिक है, यानी कि लोग अब वोट डालने जा रहे हैं। मतदान का तो 2024 के आम चुनाव का उत्सव जारी है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होने जा रहा है। अब तक हुए 4 चरणों की मतदान का प्रतिशत 2019 के चुनाव की तुलना में कम रहा है। 2019 के आम चुनाव में 67.40% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और किसी भी चुनाव में कम या अधिक मतदान होने को लेकर सियासी पंडितों की एक अलग अवधारणा परंपरागत रूप से चली आ रही है। चुनावी चाल के कुछ मरबग्गों का मानना है कि किसी चुनाव में अधिक मतदान होने के मायने वहां लोग सत्ताधारी दल से मुक्ति के लिए बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ताकि नई सरकार आए और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे। वहीं कुछ लोग कम मतदान को के मायने को सत्ता के पक्ष के बरकरार रखने से जुड़े हुए देखते हैं। हालांकि आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं और वे इन सिद्धांतों को कोरी अवधारणा साबित करते दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक मतदान में भी सत्ता को दोबारा मौका दिया गया है और कम मतदान में भी आप देखिए सरकार की विदाई हुई है। लिहाजा कम या फिर अधिक मतदान को लेकर 2 जैसा कोई नियम नहीं दिखता है। ऐसे में आप देखिए मतदान की इस प्रवृत्ति की पड़ताल सबसे बड़ा मुद्दा है। और 65.68% मतदान हुआ तीसरे चरण में। अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार 2019 के आम चुनाव के तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत 68% था। कम या ज्यादा वोट मतदान नहीं बताता मतदाताओं का मूड। तो लोकसभा चुनाव की शुरुआत में बे चरण में 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ। हालांकि बाद के चरणों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। चुनाव में कम या फिर ज्यादा मतदान के आधार पर चुनाव के नतीजों को लेकर किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन कम मतदान क्यों हो रहा है? और देखिए वोटिंग बढ़ाने की करें चिंता। कम या ज्यादा मतदान को लेकर कोई निष्कर्ष निकालने की बजाय सभी राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को वोटिंग बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए और इससे लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। क्यों कम मतदान प्रतिशत पड़ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए और आप लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। अगर कहीं पूछा जाता है, कहीं लिखने के लिए आ जाता है कि कम वोट परसेंट पड़ने की क्या कारण है, तो उनके बारे में आप बता सकें और अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी रखा करिए कि अच्छा बढ़ाना है तो ये सुझाव, बस यही आपको करना है। समझ रहे हैं? उन्हें इस तरह के कई हम लोग पॉइंट पहले बता चुके हैं। मतदाता आज आप लोग बताइए और उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं ये आप बताइएगा। ठीक है, आंसर ही लिख दीजिए पूरा। मतदाताओं के मन की थाह लगाना नहीं आसान,
देश में अब तक आप देखिए 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 1967 के बाद के मतदान प्रतिशत के आंकड़े बताते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ने से या फिर मतदान का प्रतिशत गिरने से जरूरी नहीं कि सत्तारूढ़ दल की हार हो या फिर सत्तारूढ़ दल को सत्ता मिल जाए। लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ना या कम होना चुनाव के नतीजों को लेकर कोई तय पैटर्न नहीं दिखाता है। और आप देखिए यानी इसके आधार पर मतदाताओं के मन की थाह लगा पाना आसान नहीं है। 1951-52 में मतदान का प्रतिशत 45.67 था। कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 1957 में 47.74% था। कांग्रेस ने 371 सीटें जीतकर सरकार सत्ता में वापसी की थी। 1962 में 55.42% था। कांग्रेस ने आम चुनाव में 523 सीटों में से 361 सीटें जीतकर सत्ता पाई थी। 1967 में 61.04%, 283 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 1971 में आप देखिए 55.27%, कांग्रेस ने 362 सीटों के साथ सरकार बनाई। 1977 में 60.49%, जनता पार्टी ने 295 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस 154 सीटों के साथ सत्ता से बाहर हुई। 1980 में 55.92 और कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 1984-85 में 64.01, कांग्रेस ने जीती रिकॉर्ड 414 सीटें। 1989 में 61.95%, 197 सीटों के साथ कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी। जनता दल की अगुवाई में राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाई। भाजपा वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया। 1991-92 में 55.88% वोट पड़े। आम चुनाव में कांग्रेस 244 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। 1996 में आप देखेंगे 97.94%, 161 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, सरकार बनाई। भाजपा की सरकार सिर्फ 13 दिन चली, बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। 1998 में 61.97%, भाजपा को 182 सीटें मिली, राजग सरकार बनी। 1999 में 59.99%, भारत के भाजपा को 182 सीटें, राजग की सत्ता में वापसी हुई। 2004 में 58.07%, 145 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस की अगुवाई में साफरग सरकार बनी। 2009 में आप देखिए 58.81%, साफरग सरकार की सत्ता में वापसी, कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 206 हुई। 2014 में भाजपा ने 282 सीटें जीती और 1984 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को साधारण बहुमत मिला था। 66.44% वोट थे। 2019 में 303 सीटें जीती थी भाजपा ने और 67.40% वोट पड़ा था। कूनो से निकलकर ग्वालियर की सीमा में घूम रहे मादा चीता बीरा। यहाँ आप देखते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया ना चीता, दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से। नायरा एनर्जी की पेट्रोल बिक्री 48% बढ़ी। पेट्रोलियम कंपनी की एटीएफ पाइपलाइन तक पहुंच चाहती है रिलायंस। कारोबार जमा वृद्धि में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे आगे है। 2023-24 में बीओएम का घरेलू कारोबार 15.94% बढ़ा। मूल के हिसाब से एसबीआई का कारोबार बीओएम से 16.7 गुना अधिक है। संजीव पुरी ने सीआईआई के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला। महंगा हवाई किराया एक चुनौती है, थॉमस कुक इंडिया कह रहे हैं। मुंबई में मतदान आज बंद रहेगा, शेयर बाजार। या आप देखिए भोजशाला के पीछे जमीन के अंदर मिली दीवार नुमा संरचना, ये मध्य प्रदेश में चल रहा है ना। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे करवा रहा है। तो अगर देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं। भारी शुल्क की वजह से निलंबित है भारत के साथ व्यापारिक संबंध, डार करें पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं। देखिए पड़ोसी हमारा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। या आप देखिए यूरोप और पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ नकारात्मकता गढ़ी है। चुनाव कवर करने वाले ब्रिटिश संपादक ने नए भारत की पुरजोर पैरवी की। डेली एक्सप्रेस सैम बोले
मोदी की चुनावी रैलियों में सांप्रदायिक सद्भाव की झांकी देखिए। भविष्य में इस देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी। ताइवान के नए राष्ट्रपति के समक्ष होगी राजनीतिक गतिरोध की चुनौती। आज पदभार संभालेंगे नवनिर्मित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते। और देखिए, ताइवान की राजधानी ताइपे है, और यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये है ताइवान, ये दक्षिण चीन सागर है, चाइना है। श्रीलंका में सीता अम्मा मंदिर में सरयू जल से होगा कुंभाभिषेक। ये श्रीलंका है। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा। संसद में आज विश्वास मत साबित करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। 18 मार्च में आप देखिए चौथी बार हासिल करना पड़ रहा है विश्वास मत। ये आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। एक ग्रेजुएट रूट पॉलिसी खत्म करने की योजना बना रहे हैं सुनक, ऋषि सुनक। ये आप देखिए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक कानूनी प्रवासन के आंकड़ों को कम करने के लिए पोस्ट स्टडी वीजा पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, या स्नातकों को उनकी डिग्री कोर्स के बाद 2 साल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है, तो देख लिया करिए कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, क्या उपलब्धियां रही हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि आईपीएल भी चल रहा है। आईपीएल पहली बार कब शुरू हुआ था, ये आप लोगों से बार बार पूछता है, बताया बताया करिएगा आप लोग। अरविंद चिदम्बरम ने शारजाह में मास्टर्स में बनाई बढ़त। भारतीय ग्रैंड मास्टर है ना, उन्हीं ने। पैरालंपिक में जोर लगाएंगे सुकांत और तरुण और सुहास। देखिए, पैरालंपिक कहने का मतलब होता है विकलांग जो खिलाड़ी भाग लेते हैं ना, उसी की बात हो रही है। भारतीय निशानेबाजों के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने इस वर्ष पेरिस ओलंपिक में जाने वाले निशानेबाजों के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें राष्ट्रीय शिविर में निजी प्रशिक्षकों की मदद नहीं लेना और एथलीटों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मीडिया ब्लैक आउट शामिल है। और संघ ने एक राष्ट्रीय टीम प्रोटोकॉल लागू किया है। इसमें कहा गया है कि माता पिता को शिविरों में अपने बच्चों के साथ रहने या मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और एनआरएआई ने कहा कि इसका उद्देश्य निशानेबाजों और राष्ट्रीय टीम के कोचों और स्टाफ सदस्यों द्वारा ओलंपिक 2024 के लिए प्रशिक्षण और तैयारी की योजना सुनिश्चित करना है। सिटी ने लगातार चौथी ट्रॉफी जीतकर रचा इतिहास। 1992 में शुरू हुई थी इंग्लिश इंग्लिश प्रीमियर लीग। इंग्लिश फुटबॉल लीग का इतिहास भले ही 136 साल पुराना हो, परंतु वर्तमान की इंग्लिश प्रीमियर लीग का शुरुआत 1992-93 में हुआ था। इससे पहले 100 वर्ष तक इसे इंग्लिश फुटबॉल लीग फर्स्ट डिवीजन के नाम से जाना जाता है। वह शुरुआत 1888 में हुई थी, तब इसका नाम इंग्लिश फुटबॉल लीग था। या आप देखिए वेस्ट हैम के विरुद्ध जीते के बाद ट्रॉफी के साथ मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी। निषाद ने रजत, प्रीतपाल ने कांस्य पदक जीता है। ये आप देखिए पदक के साथ निषाद। ये भारत की ऊंची गोंद के पैरा एथलीट निषाद कुमार ने रविवार को यहाँ कोबे 2024 पैरा एथलीट विश्व चैंपियनशिप के लिए तीसरे दिन रजत पदक, और प्रीतिपाल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया है। ओलंपिक ट्रायल में सबसे सफल निशानेबाज रही मनु भाकर। ज्योरेओ ने जीता। अलेक्जेंडर ज्योरे ने रविवार को इटालियन ओपन के फाइनल में निकोलस जरी को 6-4, 5-7 से 7-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। उत्तराखंड में आग लगने की कितनी घटनाएं हो रही हैं।
आप लोग बताइए, आग लगने के कौन कौन से कारण हैं? प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। और आग लगने की नुकसान क्या क्या होते हैं, ये आप लोग बताइएगा। और इसके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है। और इसी तरह से कोई उन उत्तर लिखने के लिए आएगा तो यही आपको लिखना होता है। कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, कैसे इसका बचाव होगा, इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से। इसकी देहरादून राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। कालीकट कालीकट पहुंचे, भारत की खोज पर निकले वास्को डी गामा। भारत की खोज पर निकले वास्को डी गामा 1498 में आज ही कालीकट पहुंचे थे। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वे पुर्तगाल लौट गए और सफर की शुरुआत वास्को डी गामा के साथ 199 नाविक थे, लेकिन जब वे वापस पुर्तगाल पहुंचे तो सिर्फ 55 नाविक ही जिंदा बचे थे। तो इतना घातक हुआ करता था उस समय खोज। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर लहराए तिरंगा। 1965 में आज ही के दिन लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा की और शेरपा नवांग गोम्बो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। और 2 असफल प्रयास के बाद भारतीय सेना द्वारा एवरेस्ट पर चढ़ने का यह तीसरा मिशन था। इसके साथ भारत माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था। और माउंट एवरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नेपाल में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एक क्वेश्चंस कई बार पूछे जाता है ना, 8,849 मीटर है ना, 50 भी कई बार मिल जाता है। पेरू सिंह ने दुश्मन की चौकियों को किया था तबाह। ए कंपनी हवलदार मेजर पेरू सिंह का जन्म 1918 में आज ही राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था। 1936 में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुआ। आजादी के बाद भारतीय सेना की 6वीं राजपूताना राइफल्स में शामिल हो गए। 18 जुलाई 1948 को भारत पाक युद्ध में उन्हें जम्मू कश्मीर के, ये आप देखते हैं कि टिथवाल में पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। पाकिस्तानी मशीन गन पोस्ट पर कब्जा किया और दुश्मन की कई चौकियां तबाह कर दी। सिर में गोली लगने से बलिदान हो गए। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था उन्हें। शहर की वर्षगांठ पर मनाया जाता है उत्सव। इंडोनेशिया की पूर्वी जावा के सुरवाया शहर की वर्षगांठ पर रोजाक उलेग उत्सव मनाया जाता है, और जिसमें खास तरह का रुजक उलेग नाम का सलाद परोसा जाता है। उत्सव के दौरान फैंसी कॉस्ट्यूम पहनकर रुजक उल्लेख तैयार करते प्रतिभागी इस पारंपरिक नमकीन सलाद में मुख्य खीरा, अंकुरित फलियां, पालक, मांस और अन्य चीजें डाली जाती हैं। मूंगफली की चटनी के साथ परोसा जाता है। यह उत्सव खास आकर्षण का केंद्र भी है। मिट्टी के बर्तन बनाइए, काम का दबाव बतनाव भगाइए। नया तरीका पार्टी स्टूडियो में 6 साल से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग कम कर रहे हैं तनाव। पहली बार इस तरह की प्रयोग पारंपरिक कला को भी सीख रहे हैं हल्द्वानी के लोग। अब सोचिए, कलाकृति के लिए दिल्ली जयपुर से मंगाई जा रही मिट्टी, 300 से लेकर 600 रुपये तक शुल्क भी। सोचिए, मिट्टी के बर्तन बनाकर भी काम का दबाव व तनाव भगा सकते हैं। लक्षण से पहले अल्जाइमर का पता लगाने वाले बायोमार्कर की खोज हुई है, अनुसंधान कह रहा है। और इस अणु को MIR 519A3P कहा जाता है। यह एक माइक्रो RNA है जो सीधे सेलुलर प्रेरण प्रोटीन की अभिव्यक्ति से जुड़ा है। 80% बिजनेस लीडर कर रहे हैं AI का इस्तेमाल। TCS ने किया सर्वेक्षण। 10 में से 8 वरिष्ठ बिजनेस लीडर ने राजस्व और कौशल बढ़ाने के लिए अपनाया यह तरीका। 12 उद्योगों 24 देशों में लगभग 1300 CEO और अन्य अधिकारी पर हुआ है शोध। 45% को उम्मीद है कि उनके आधे कर्मचारी 3 साल के भीतर AI की क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। गोताखोरों ने खोजा खजाना, ऑक्टोपस ने की मदद। ये सिडनी की घटना है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।